कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2023 में, उसके लिए गणित का मॉडल पेपर आपके सामने है। और ये जो पेपर आपके लिए है वो संजीव डेस्क वर्क का जो मॉडल पेपर नंबर 2 है वो हम सॉल्व करेंगे। और आप अपनी पूरी डेस्क वर्क को यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर आपके पास में संजीव डेस्क वर्क है तो आप जो ज़रूर उसमें देख सकते हैं। इसका ये दूसरा मॉडल पेपर है और ये माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 की गणित का पेपर है। पूरा बोर्ड की जो पैटर्न है उस पर आधारित ये पेपर बनाया गया है। तो कक्षा 10 की गणित का ये पेपर है, आपके 80 नंबर का पेपर आएगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। पहला प्रश्न जो होगा उसमें आपके 12 प्रश्न आएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके 12 ही प्रश्नों को हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अगर आपके पास में आपकी संजीव डेस्क वर्क है तो आप लेके बैठे और मैं जो आपको सवाल करवाता हूँ वो आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व जरूर करें। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1080, इनका आपको महत्तम दे रखा है 30 और इनका आपको लघुत्तम ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्या, यानी कि आपको हम जानते हैं कि दो संख्या a इंटू बी क्या होता है, a इंटू बी होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनफल हमें a इंटू बी पहले ही दे रखा है, कितना है 1080 है। तो हम 1080 इसकी जगह पे लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणा की जगह पे। और इनका एचसीएफ हमें दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है 30 है। हम क्या करेंगे, इस 30 का इसमें भाग दे देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो हम क्या करेंगे 1080 में 30 का भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और फिर 3 के पारे से इसको काटेंगे। 3 के पारे से ये 10 3 बार कटेगा, 1 बचेगा, 18 हो जाएंगे। 18 3 के पारे से 6 बार कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 36। तो एलसीएम कितना आएगा आपके इसमें 36 आ जाएगा। तो स वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा, पहले का सही आंसर इसमें स हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें आपके त्रिघात, अगर इसकी घात 3 है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे 3 होंगे। अगर कोई द्विघात वाला बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे 2 होंगे। कोई एक घात वाला, और एक घात वाले को हम क्या कहते हैं रेखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले को रेखिक बहुपद कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आप कितनी बताएंगे, उसकी घात 1 बताएंगे। 2 घात वाला होगा तो द्विघात बहुपद होगा, 3 घात वाला होगा तो त्रिघात बहुपद होगा। जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक या फिर हल प्राप्त होते हैं। आप इसको विशेष तौर पे याद कर लें। एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 हल होते हैं, एक त्रिघात समीकरण के अधिकतम 3 हल होते हैं। फिर आपके ये तीसरा सवाल हर बार पूछा जाता है कि बिंदु 5, -2 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा सवाल आए कि एक्स अक्ष से दूरी बतानी है, तो एक्स अक्ष से जब भी आपकी दूरी बतानी हो, एक्स अक्ष से दूरी, तो आप क्या करेंगे वाई का मान बताएंगे। किसका मान बताएंगे, वाई का मान। और वाई का मान वो भी किस में बताएंगे, प्लस में बताएंगे। ठीक है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो ये एक्स अक्ष से दूरी, तो वाई का मान कितना है, इसमें है वाई का मान -2, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हम क्या करेंगे इसको प्लस बनाएंगे। तो +2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको वाई का मान लिखना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आपको एक्स का मान लिखना है। तो इसमें तो केवल +2 ही दे रखे उत्तर, ये अपना आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है, चौथा है, ये y -3/7 है और माइनस में x/2 है, बराबर में 1 है। तो y बराबर 10 पर x का मान ज्ञात करना है। तो y की जगह पे कितना लिखना है 10 लिखना है, फिर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पे 10 लिख लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं साइड में, y की जगह लिखेंगे 10, तो 10 -3 और बट्टे में कितने आएंगे 7, माइनस x का मान हमको ज्ञात करना और बट्टे में 2 और बराबर में चल रहा है 1। तो ये आ जाएगा हमारा, फिर वापस 10 में से 3 गए तो 7/7 माइनस x/2 और बराबर में 1। 7 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 माइनस x/2 बराबर 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, और ये x/2 इधर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 बराबर x/2। 1 में से 1 गया तो 0 बराबर आ जाएगा x/2। इस 2 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 बराबर x। तो x का मान कितना आया इसमें 0, इसका आंसर आ जाएगा। तो x का मान आएगा आपके इसमें 0, पहला ऑप्शन इसमें सही आंसर है 0। फिर आपके अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण है px² + qx + r बराबर 0। इसके मूल बराबर होता आपको ये इसके मूल बराबर कब होंगे, तो विविक्तिकर का मान इसको आपको ज्ञात करना है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मूल जब बराबर होंगे तो विविक्तिकर जो d का मान होता है वो भी 0 होता है। तो मूल बराबर है, इसमें लिखा गया है कि मूल बराबर है। मूल बराबर है तो इसमें क्या होगा b² -
4ac बराबर 0। ये सूत्र होता है मूल बराबर होने पे। इसमें b का मान देख लो, b का मान कितना है, इसमें a का मान तो है p, ये a का मान है, ये b का मान है और ये r यहाँ पे c का मान है। तो यहाँ पे b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, q स्क्वायर, तो ये आएगा आपका q स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना लिखेंगे p और c का मान लिखेंगे r। ठीक है, तो ये हो जाएगा और बराबर में 0। तो ये आएगा आपका q स्क्वायर बराबर, ये माइनस के 4pr इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4pr। बराबर में कहीं दे रखा होगा इसका उत्तर, ये देखो q स्क्वायर बराबर प्लस का 4pr, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो q स्क्वायर बराबर प्लस का 4pr अपने आंसर होंगे। फिर आपका अगला सवाल देखो, इसमें अगला सवाल ये है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका आपको ये जो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो आसान है, जो शुरू का जो नंबर होता है वो प्रथम पद होता है, तो a बराबर तो हो जाएगा आपका इसमें 4। और सार्वंतर ज्ञात करना, तो सार्वंतर को अंग्रेजी में लिखते हैं d और इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1। ये देखो ये तो है a1 है और ये है a2, ये a3 है और ये 4 है जो a4 है 22। हमको d ज्ञात करना है तो a2 यानी कि इसमें 10 में से हम 4 को घटाएंगे। लिख लो इसको 10 माइनस 4 बराबर कितने बचेंगे 6। तो a और d का मान कितना आया 4 और 6, तो जहाँ पर 4 और 6 है वो अपना आंसर हो जाएगा इसमें। देखो ये 10 5 है गलत है, ये 4 से अपना आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका ब वाला ऑप्शन है 4 और 6। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न ये है कि tan 45 और cot 45 का मान आपको ज्ञात करके जोड़ना है। tan 45 का मान कितना होता है, ये tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। ये tan 45 cot 45 दोनों का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1। तो 1 + 1 बराबर कितना आंसर आएगा 2 आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के बाहर बिंदु बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या। हर बार प्रश्न आता है ये, आप इसको याद कर लेना। जब भी बिंदु वृत्त के बाहर होगा, ये मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, और ये कोई बाहर बिंदु है, तो इससे वृत्त के ऊपर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके 2। सही आंसर इसका 2 होगा। अगला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। तो इसमें r का मान कितना दे रखा है, इसमें r बराबर दे रखा है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। और इसका जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है πr²। इसमें पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r का मान कितना लिखेंगे 7 का स्क्वायर है, या तो फिर 7 का स्क्वायर कर दो या 7 × 7 कर देंगे। 7 की घात 2 तो 7 से 7 कट जाएगा, फिर हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 22 को 7 से, तो 22 × 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 और हासिल का 1, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। देखो 154 वर्ग सेमी फर्स्ट ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा है, और क्षेत्रफल है इसलिए आपको वर्ग सेमी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आपका अगला प्रश्न ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो ये है आपकी एक बेलनाकार आपका बोतल का व्यास दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। इसमें द्रव भरा हुआ है, तो द्रव का आयतन ज्ञात करना है। जब भी आयतन की बात आए तो आपको बेलन के आयतन का सूत्र लगा लेना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h। यहाँ पे लिख लेते हैं हम बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इसमें ये व्यास दे रखा है 10, तो r कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई दे रखी है h बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर है और r बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का जो आयतन होता है इसका सूत्र होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है। पाई का मान लिख दो, इसमें कितना होता है 22/7 इंटू r का मान कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 × 5। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 2 बार लिखना है, फिर 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इंटू h का मान कितना है 14 है। तो 2 के पार्ट से ये 7 के पार्ट से 7 एक बार कटेगा और 14 कटेंगे 2 बार। फिर इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10 और 22 पंजे 110। तो यह आ जाएगा आपकी संख्या 22 × 5 × 5 × 2। इन सभी को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके 22 पंजे 110 इंटू 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 110 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर की घात 3, या घन सेमी भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, घन
सेमी। इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वो 1100 घन सेमी आ जाएगा। 1100 घन सेमी आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है, 1100 घन सेमी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार इसको वापस देख लेना, नहीं समझ में आया हो तो आर और एच का मान लिख के इसको काटते और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि एक माध्य ज्ञात करने का कौन सा सूत्र इसमें से नहीं है। इनमें से कौन सा है जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है? तो देखो, इसमें जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है वो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। ये आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये प्रत्यक्ष विधि और ये कल्पित माध्य विधि है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संख्या है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो आपको याद करना है कि प्रायिकता का मान हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और या फिर जो प्रायिकता का मान है वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर भी हो सकता है। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से छोटा नहीं होगा, मतलब 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा। ऊपर कभी भी बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या नहीं आएगी प्रायिकता में। प्रायिकता का मान कभी भी ये 100% से ज़्यादा नहीं आएगा। प्रायिकता का मान हमेशा 100% ही रहता है। 0 से 100% के बीच में ही प्रायिकता होती है। कोई कहे कि मैं 101% की गारंटी देता हूं तो वो प्रायिकता के अंतर्गत नहीं आती है। प्रायिकता 100% के अंतर्गत ही आती है। जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है और जो असंभव होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा यानी कि माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा। 1 से बड़ा पॉइंट में है ना, बाकी तो 1 और 0 के बीच में तो पॉइंट में आ सकता है। तो इसमें से कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती? तो 2/3 तो हो सकता है। ये माइनस वाला आंसर अपना आंसर हो जाएगा। ये इसमें इसका आंसर नहीं होगा। 15% हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.7 नहीं होगा प्रायिकता, और ये 115 कभी भी प्रायिकता नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ये बाकी तो सारे प्रायिकता का मान इसमें जो है सही है। अब आपको अपने जो परीक्षा में किस प्रकार से इसके उत्तर देने, 12 प्रश्न हो गए। अब आपने जो 12 ही प्रश्नों को सोल्व कर लिया, अब आपको परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए इस प्रकार से एक टेबल बनानी है। फिर पहले में कौन सा सही था, ठीक है, पहले में कौन सा उत्तर सही आया, तो पहले का आपको लिखना है। जैसे ये रहा आपका पहला प्रश्न, इसमें आपके कितने उत्तर आए थे? 36 उत्तर आए थे। तो पहले में स सही है, तो आपको पहले वाले में यहाँ पे स भर देना है। पहले वाले में स परीक्षा में बना के ये। दूसरे वाले में 3 स सही है, तो इसमें आपका तीसरा में भी स हो जाएगा। ठीक है, और चौथे वाले में आपका क्या सही था? इसमें 0 अ सही है, तो चौथे में आपको यहाँ पे अ भरना है। तो आपको पूरी टेबल इस प्रकार से बना के भरनी है। ठीक है, आप बाकी ये मैं इस प्रकार की जो प्रैक्टिस करते रहें अपने घर पे। और अगला प्रश्न आपके ये है कि अंक गणित की आधारभूत, अब आपके दूसरा प्रश्न आ गया ये, जिसमें आपके 6 रिक्त स्थान आएंगे। दूसरे प्रश्न में 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दूसरा प्रश्न ये है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के से है। तो इसमें आपके होता है गुणन। क्या होता है? गुणन। ये दे रखे गुणन और भाग, तो आपको इसमें बढ़ना है गुणन। किससे होता है इसका संबंध? गुणन से होता है। दो त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाते हैं जब उनके आकार एवं आमाप क्या होते हैं? समान होते हैं। आकार और आमाप समान होते हैं तब उनको समरूप त्रिभुज कहा जाता है। इसमें आपको समान लिख लो या बराबर लिख लो, एक ही बात है। साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर कब होता है? तो ये थीटा का मान जब 45 होता है तब ये बराबर आता है। साइन थीटा और कोस थीटा का मान 45 होने पर बराबर होता है। कैसा होता है? तो ये साइन थीटा तो वैसे वैसे लिख लेंगे, और इसे कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा लिख लेंगे। फिर ये साइन से साइन कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास में थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। इस 90 थीटा को इधर लाएंगे तो थीटा प्लस का हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 हो जाएगा। ये 2 थीटा होगा बराबर 90। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 90 में 2 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 45 डिग्री। इस प्रकार से थीटा का मान है जो बराबर कब होता है? साइन 45 कोस 45 में बराबर होता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न ये है कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो कैसा होता है? तो अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो हमेशा समकोण होता है। कैसा कोण होता है? समकोण होता है। आधा वृत्त जो बना होता है, आधा वृत्त, जैसे ये वाला आधा वृत्त है, तो इस आधे वृत्त में जो कोण बनेगा वो हमेशा ही समकोण बनता है। आधे वृत्त में कोण हमेशा ही समकोण बनता है। ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये हमेशा समकोण बनता है। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। ये प्रश्न पहले भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, आपको याद कर लेना है। अर्धवृत्त में हमेशा कौन सा कोण बनता है? समकोण बनता है। आपको ये याद करना है, अर्धवृत्त में समकोण बनता है। फिर आपके 5वें प्रश्न में इसके माध्य ज्ञात करने। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। इनको
आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या पहले गिनती के रूप में सबसे पहले आएगा इसमें 3, फिर 3 के बाद में इसमें आएगा 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल कितनी संख्या होगी इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। तो 7 संख्या में बीच में से कौन सी आएगी? चौथे नंबर के बीच में आ जाएगी। ये देखो 6 बीच में है, 3 इधर छूट जाएंगे और 3 इधर छूट जाएंगे। तो माध्यक का मतलब बीच की संख्या लेनी है, तो इसका माध्यक कितना आएगा? 6 माध्यक होगा। तो माध्यक कितना आएगा इसमें? 6 होगा। ठीक है, इसमें आपको लिखना है माध्यक बराबर 6 आ जाएगा। मैं आपको सभी जो पेपर आपके इसी प्रकार से सोल्व करवाऊंगा। ये आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते साथ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रायिकता की अधिकतम मान और न्यूनतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो आपको बताया है इसमें। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान तो होता है 1 और न्यूनतम मान कितना होता है? 0। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होगा और प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। फिर आपको अगला प्रश्न देखना है। इसमें एक अनुपात दे रखा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनकी तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखीय समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं या फिर समांतर। तो आपको तीनों ही रेखा बतानी है, तो मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ इसमें आपके कि किस प्रकार में कौन सी जो रेखाएं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब आपके A1/A2 आए, A1/A2 जो बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, इस प्रकार से आ जाए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब कोई बराबर नहीं हो तो रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं कौन सी होती हैं? वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो उसका एक ही हल प्राप्त होता है, उसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। इनसे हल जो प्राप्त होगा वो कैसा हल प्राप्त होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इनका जो भी हल प्राप्त होगा वो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो अद्वितीय हल, ठीक है, इनका अद्वितीय हल प्राप्त होगा और ये संगत होती हैं। ये कैसे होती हैं? इनका जो हल होता है वो संगत होता है। जिनका हल हम प्राप्त कर सकते हैं उनका हल संगत होता है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदी होती हैं और अद्वितीय रेखाएं होती है और इनका हल संगत होता है। दूसरा है कि पहला और दूसरा तो बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन इसकी जो तीसरा भाग है C1/C2 वो बराबर नहीं है। तो पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं कौन सी होती हैं? वो समांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखा हो जाएगी? वो समांतर रेखा हो जाएगी। उनको समांतर रेखा कहते हैं। और इनसे जो हल प्राप्त होगा, आप सभी जानते हैं कि समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। जब रेखा काटेगी नहीं तो उसका हल प्राप्त ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे इसका कि कोई हल प्राप्त नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं है तो वो रेखाएं कैसी होगी? असंगत होगी। ठीक है, जिनका हल हम ज्ञात कर सकते चाहे एक हो या अनेक वो संगत है, जिसका हल हम नहीं ज्ञात कर सकते वो असंगत है। इसी में आपको मैं तीसरा यहाँ नीचे लिख के बता देता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि जब तीनों ही बराबर आ जाए, A1/A2 बराबर है B1/B2 और वो बराबर है C1/C2। जब तीनों ही बराबर आ जाएगा तो वो जो रेखा होगी वो एक दूसरे के ऊपर काट के निकलेगी, मतलब उसके ऊपर समपाती हो जाएगी वो। तो उनको हम समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो समपाती रेखाएं होगी। हल कितने होंगे? तो उनके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और संगत होगी असंगत, तो जिसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं वो संगत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संगत हल होगा। तो ये आपको याद कर लेना है, हर बार पूछा जाएगा। ये पूछ लेंगे कि के का मान ज्ञात कीजिए जब रेखाएं जो प्रतिच्छेदी हैं या उनका जो अद्वितीय हल है। के का मान ज्ञात कीजिए जब रेखाएं को कोई हल प्राप्त नहीं होगा या फिर वो असंगत हैं, या फिर ऐसे कि पूछ लेंगे कि वो समांतर हैं। ठीक है, समपाती होने पर, अनेक हल होने पर आपको के का मान पूछेंगे। इस आगे के सवाल में हम इसको भी हल करेंगे। तो आपको ये तीनों ही कंडीशन याद करनी है। जब तीनों ही बराबर हैं तब तो समपाती है, अनेक हल होंगे, संगत हैं। और कोई बराबर नहीं है तो वो प्रतिच्छेदी एक हल होगा। अनेक में सब बराबर है तो अनेक हल है, कोई बराबर नहीं तो एक हल है, और एक बराबर है तो उसका कोई हल नहीं। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसमें याद कर लेना है। अब हम आपके अगला सवाल देख लेते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ये रहा आपका अगला सवाल, और अगले सवाल में आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ये b² - 4ac का फॉर्मूला लगा के इसमें हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। इसकी तुलना करेंगे इसके मानक समीकरण से। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये इसका मानक रूप होता है। इसमें हम abc का मान ज्ञात करें। a कितना है? तो a बराबर तो है इसमें आपके 3, और b कितना है? b बराबर है आपके -8, और c कितना है?
सी बराबर है -16। ये ABC का मान आ गया हमारे पास में। अब इसमें हम विविक्ति कर D का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, विविक्ति कर D का मान क्या होता है? D बराबर हो जाएगा आपका B² - 4AC, ये D का मान होता है। तो D का मान ज्ञात करने के लिए B का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आपको -8 का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर -4 इंटू A का मान कितना लिखेंगे? 3 है, इंटू C का मान कितना है? -16 है। ठीक है, ये -16 यहाँ पे प्लस के बन जाएंगे और ये -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो जब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये आएगा आगे यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। ये -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 16 चौक 64 इंटू 3 करेंगे तो 4 तिया 12 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 192। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएंगे और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया? 256। देखो डी का मान 256 आया। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 0 से बड़ी है। क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। और 0 से बड़ा है मान इसलिए इसके मूल असमान होंगे, असमान और वास्तविक होंगे। ये इस प्रकार से आपको मूलों की प्रकृति लिख लेनी है। तो समझ में आ गया होगा। ABC का मान ज्ञात करके B² - 4 इसमें मान रखना है। D का मान 0 से बड़ा आए तो मूल वास्तविक है, और D का मान 0 के बराबर आए तो भी मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। बराबर में बराबर होते हैं, बड़े में असमान होते हैं, छोटे में काल्पनिक होते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको इसमें मिलान करनी है, सारवंतर निकालना है पहले तो इसका। ठीक है, सारवंतर इसमें AP दे रखी 1 - 2 - 5 - 8। इसका एक तो सारवंतर और अगले 3 पद ज्ञात करना। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या सूत्र है? D बराबर सूत्र होता है सारवंतर का A2 - A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद कितना है? ये -2, तो -2 में से 1 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस जोड़ेंगे और -3 आंसर आएगा। तो D का मान तो है आपके -3। अब आपको इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने। तो पद कितने दे रखे? इसमें 4 दे रखे, 1 2 3 और 4। आपको 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? चौथे पद में D जोड़ेंगे। चौथा पद कितना है? -8 है, इसमें -3 जोड़ेंगे। तो -8 में -3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? -11 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको छठा पद ज्ञात कर लेना इसमें A6। तो 5वें पद में हम क्या करेंगे? D जोड़ेंगे। 5वां पद कितना है? ये लास्ट बार आया था अपना, ये वाला लास्ट 5वां पद कितना है? ये -11। इसमें हमें जोड़ना है -3। D हमेशा -3 ही जोड़ेंगे क्योंकि सारवंतर -3 है, और माइनस है इसलिए इसको हम कोष्टक में बंद करेंगे। तो -11 और -3 हो जाएंगे -14। फिर आपको ज्ञात करना, मान लो अगला जो पद है वो 7वां पद ज्ञात करना है। तो A7 बराबर हो जाएगा A6 + D। A6 कितना आया? -14 A6 है, प्लस D का मान -3 है। -14 और -3 हो जाएगा -17। इस प्रकार से आपका जो 5वां पद है वो -11, छठा है आपका -14 और 7वां है आपका -17। इस प्रकार से आपको पूरे सवाल हल कर लेने हैं। फिर आपके अगला सवाल है ये 5वां। इसमें sin 3x बराबर 1 दे रखा था, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? हम sin 3x बराबर 1 को साइन में लिखेंगे। sin 3x बराबर 1 है, ये तो हमें दे रखा है। अब साइन को मान 1 कितना होता है? तो साइन में 1 का जो मान होता है, एक मान जो होता है वो sin 90 का होता है। किसका होता है? sin 90 का होता है। तुलना करने पर देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 3x और यहाँ बचेगा हमारा 90। 3x बराबर 90 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 में हम 3 का भाग दे देंगे। 90 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? तो 90 में 3 का भाग जाएगा आपके 30 बार। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपके? 30 डिग्री। तो x का मान कितना आएगा आपके इसमें? 30 डिग्री। अगला प्रश्न है आपके ये 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आपको मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणी से इसके मान लिखने पड़ेंगे। tan 45 का मान लिखना पड़ेगा। तो ये दो तो वैसे वैसे आ जाएंगे, इसको मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ आपको यहाँ से। ये दो तो वैसे वैसे आ जाएंगे। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस
और कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान और साइन 60 का मान बराबर ही होता है, तो वो होता है आपका √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस ये साइन 60 का मान भी √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे बोर्ड मास के नियम से, कोष्टक कॉल करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके 3/4 माइनस 3/4, 3/4 से 3/4 कट जाएगा, ये प्लस के ये माइनस के दोनों एक जैसे कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 2 आंसर आ जाएगा इसका। फिर आपके अगला सवाल यह है कि एक सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने पर किसी भी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे सूर्य का जो उन्नयन कोण बढ़ता है वैसे वैसे उसकी परछाई की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। तो क्या परिवर्तन होगा, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे परछाई की लंबाई कम होती जाएगी। फिर आपको अगला प्रश्न देखना है, ये इसमें आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। ये देखो इसमें आपको अगला प्रश्न है कि इसमें आकृति में थीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए ये तो रहा थीटा, ये ज्ञात करने के लिए ये तो है इसका आधार, ए बी इसमें क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये बी सी क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा। आधार और लंब किस में होते हैं, आधार और लंब जो होते हैं वो tan थीटा में होते हैं, तो tan थीटा में बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, और थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। लंब कितना है, लंब है इसमें आपके 30 और आधार कितना है, आधार है 10√3, ये कट जाएगा 10 से ये 0 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना बचेगा, तो tan थीटा बराबर आपकी संख्या आएगी 3/√3। हम क्या करेंगे इसमें, इस 3 को भी √3 में लिख लेंगे, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, इसको लिख लेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ये tan थीटा बराबर, इस 3 को लिख रहे हैं हम √3 × √3 और बटे में √3 वैसे वैसे आ जाएगा। इस 3 को हमने इस रूप में लिख लिया √3 × √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, फिर हमारे पास में संख्या बचेगी tan थीटा बराबर √3। अब √3 किसका मान होता है, tan में, तो वो tan 60 का मान होता है, तो हम लिख लेंगे इसको tan थीटा बराबर tan 60। तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आया इसमें 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं और दोनों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 और 8 सेंटीमीटर हैं, तो दोनों के बीच के केंद्र की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, एक की 5 सेंटीमीटर है और एक ही आपके 3 सेंटीमीटर। जैसे ये बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ये O1 केंद्र वाला है या C1 केंद्र वाला है, ये C1 केंद्र वाला, ये वाला C2 केंद्र वाला है। इसकी जो त्रिज्या है C1 वो आपके 5 है, उसकी 3 है, तो ये कह रहा है कि C1 और C2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये C1 यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी आपके 5 + 3 बराबर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका आंसर होगा आपके 8 सेंटीमीटर। कैसे है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके 5 + 3, 5 + 3 बराबर 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके है कि ये दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है जो उसको स्पर्श करता है, ठीक है, एक वृत्त दूसरे वृत्त को है जो स्पर्श करता है, तो उसके अंदर की ओर से स्पर्श कर रहे हैं, ये हम लोग इसके अंदर की ओर स्पर्श कर रहा है। तो आपको बताना है कि इसके जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई है वो मतलब संख्या वो कितनी है। तो दोनों के लिए कॉमन जो रेखा होगी वो एक ही रेखा आएगी, ये वाली, तो कितनी है इसमें 1। तो इसका आंसर कितना लिखेंगे हम इसमें 1 लिखेंगे, 1 स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ होगी। अगला प्रश्न आपके ये 11 नंबर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के काटे गए क्षेत्रफल का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास में 2 चीज़ें होना जरूरी है। एक तो आपके पास में उसका आर का मान ज्ञात होना चाहिए, जो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है हमको, और एक आपके पास में थीटा का मान पता होना चाहिए, जो कितना दे रखा है हमको 60 डिग्री दे रखा है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है वो लगाना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है
पाई आर स्क्वायर, इसको हम सीधा लिखेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे, और थीटा का मान 60 लिखेंगे, आर का मान 21 लिखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो थीटा का मान तो लिखेंगे हम इसमें 60 डिग्री, तो यह आएगा आपके 60/360 इंटू पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 लिखेंगे, इंटू आर का मान कितना लिखेंगे 21। तो 21 का स्क्वायर कर दो या 21 इंटू 21 कर दो, एक ही बात है। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो तो या उसको 2 बार गुणा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर होता है, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 हो जाता है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये मैंने 6 के पहाड़े से 6 को एक बार काटा और 36 को 6 बार काट दिया। 7 के पहाड़े से 7 एक बार कटा और ये वाले 21 कट गए 3 बार। अब तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऊपर 22 बचे, 3 बचे और 21 बचे, और नीचे केवल 6 बच रहे हैं। तो 6 के पहाड़े से और 3 के पहाड़े से इसको हम आगे की स्टेप में काट लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, गुणा नहीं करना है अभी, आपको काटना है। 22 इंटू 3 इंटू 21 और बट्टे में क्या बचेगा 6 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 के पहाड़े से 6 को काट देंगे 2 बार, फिर 2 के पहाड़े से 2 को एक बार काट देंगे और 22 कट जाएगा 11 बार। अगली स्टेप में जो अपना आंसर बचेगा वो 11 इंटू 21 बचेगा। 11 को 21 से गुणा कर लो, तो 21 एकम 21 हासिल के 2, 21 एकम 21 और 2 22 और 23। आंसर कितना है 231, और ये क्षेत्रफल है इसलिए हमको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लेते हैं इसको। ये आर बराबर 21 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान 60 लिखेंगे, आर का मान 21 लिखेंगे और पाई का मान 22/7 लिखेंगे। अगर तब तक नहीं कहे तब तक हम 60 पाई का मान 22/60 ही लिखेंगे। मान लिख लिया हमने 60/360 हो गया, 22/7 हो गया, इंटू 21 इसका आगे आर का मान लिख लिया। ये 0 से 0 हमने काटा थीटा वाला, 6 से 36 को 6 बार काट दिया, और 22/7 के 7 से 21 को हमने 3 बार काट दिया। फिर हमारे पास में बचा ये 22 3 21 और बटे में 6, हमने वापस लिखा 22 3 21 बटे में 6। फिर इस 3 से इस 6 को 2 बार काटा, ठीक है, 3 से 6 को 2 बार काट दिया, तो ये 2 से वापस 22 11 बार कट गए। हमारे पास ऊपर संख्या बची केवल 11 इंटू 21। 11 और 21 को जब हमने गुणा किया इसका उत्तर कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या होगा आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा ये वाला भी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 221 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व करता जाऊँ वैसे आप साथ में सॉल्व भी कर ले, एक बार वीडियो देखने के बाद में वापस इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करें। तो कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी आप जो मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 10वीं क्लास के वो बोर्ड ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, तो वहाँ आप मुझे अपना समस्या भेज देना, मैं आपको और सोल्यूशन करके बता दूंगा। अगला सवाल आपकी, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद कैसी है लाल है। तो पहले तो प्रायिकता आसान है, आपको कुल गेंद के बारे में पता होना चाहिए। तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद हो जाएगी आपके 3 तो लाल है और 5 इसमें काली, कुल कितनी हो जाएगी 8 गेंद हो जाएगी। कुल आपके 8 गेंद है। इसमें से आपको लाल होने की प्रायिकता पूछी है, तो लाल होने के अनुकूल परिणाम, ठीक है, गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम, वो कितने आएंगे, अनुकूल परिणाम आ जाएंगे आपके इसमें 3 ही लाल है तो अनुकूल परिणाम भी 3 ही होंगे। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो वो आप सूत्र लिखेंगे यहाँ पे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं इसका सीधा उत्तर लिख रहा हूँ वहाँ पे, अनुकूल परिणाम तो आपके 3 है और कुल परिणाम आपके 5 है, तो ये अपना आंसर है। अगला सवाल जो है आपका फिर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये भी हम ज्ञात कर लेते हैं। 6 और 20 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले 6 के गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे हम 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे 3 में, जो कि 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 बार दे दिया। अब हम इसके 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 10 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 10 में 5 बार जाएगा, फिर 5 में 2 का नहीं देंगे, 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, 3 का भी नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या 5 आ गई, 5 में 5 का 1 बार जाएगा।
फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 20 को लिखेंगे यहाँ पे, 6 को भी लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और 20 को भी लिखेंगे, 20 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 5। हमें ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है आपको, क्या सेम संख्या दिख रही है, 2 2 दिख रहे हैं, ये दो सेम ही है, तो इसका आंसर 2 लिख लिया हमने, और कोई सेम नहीं है इसमें, तो इसका एचसीएफ केवल 2 ही होगा। अब हम एलसीएम भी लिख लेते हैं। एलसीएम में क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना ही है, यानी कि ये 2 तो एक बार आएगा ही, जो संख्या बीच में छूट गई है इस 2 के अलावा 2 3 और 5 इसको भी गुणा करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 5। ये 3 बच रहे थे, ये हमने यहाँ लिखे, 2 और 5 बच रहे थे, ये 2 और 5 यहाँ पे लिख लिए। 2 3 कितने होते हैं, 6 इंटू 5 दूनी कितना होता है 10। 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 6 का पार्ट 10 बार बोलेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम तो आया आपके 60 और एचसीएफ आया आपके 2। ये उत्तर सही है या गलत है, तो उसका जो चेक करने का जो सूत्र है वो सूत्र ये होता है A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक संबंध होता है, इसमें आप इन दोनों संख्या को गुणा करके, यानी कि 6 को और 20 को गुणा करेंगे और 2 को और 60 को गुणा करेंगे तो दोनों के उत्तर बराबर आएंगे। तो 6 दूनी 12 120 इधर आएगा, और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 भी इधर आएगा। इसका मतलब अपने आंसर सही है। इस प्रकार से उत्तर की जांच भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ये, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्य दे रखे प्लस के अंडर रूट 3 और माइनस के अंडर रूट 3। इसका आपको शून्य दे रखा है, आपको इसमें इसका द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात शून्य दे रखे, तो एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये योग कितना हो जाएगा आपके, ये अंडर रूट 3 प्लस माइनस के अंडर रूट 3, जो कितना आएगा आपके 0 आ जाएगा। अंडर रूट 3 और प्लस के अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3 दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इनका गुणनफल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 3 इंटू माइनस का अंडर रूट 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके माइनस का 3 आएगा। योग आपके 0 है और गुणनफल आपके माइनस का 3 है। अब मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिसमें आप इसका मान लिख के डायरेक्ट ही बहुपद याद कर लेंगे। तो ये सूत्र ये होता है कि आपके यहाँ बता रहा हूँ आपको मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये शून्यकों का योग लिखते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा जो शॉर्टकट तरीका होता है इसको ज्ञात करने का। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का 3 लिखेंगे। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3। तो ये बहुपद आ गया हमारा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये अपना आंसर है। बाकी इसका एक तरीका और है जिसमें हम शून्य के, तो फिर इसको हम x के माइनस प्लस में करके लिखेंगे, x माइनस अंडर रूट 3 और x माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3, इसको हम गुणा करके देखेंगे। तो ये है हमारे पास में a माइनस बी और ये है हमारे पास में a प्लस बी। इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे यानी कि किसका स्क्वायर करना हमको, यहाँ पे स्क्वायर करना है x का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो इसका आंसर आएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3, जो कि हमने उधर भी निकाल लिया। तो अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आप गुणा करके निकालोगे तो भी इसका उत्तर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं आपके इसमें मूल ज्ञात करने। एक आपको समीकरण दे रखी है, इस समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने की हमारे पास में 2-3 विधियाँ हैं। एक तो विधि है गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी विधि है मूल ज्ञात करने की श्रीधराचार्य विधि, जिसको हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। तो इसमें हम कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप तीसरी विधि लगा सकते हो, जिसको हम जो श्रीधराचार्य विधि कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से उनको जानते हैं। तो वो फिर आप लास्ट में लगा सकते हो अगर आपको गुणनखंड नहीं आते तो। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको दोनों मैं श्रीधराचार्य विधि से ही बता देता हूँ आपको इसमें, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको हम गुणनखंड विधि से भी कर लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, ये जो a, b और c है, इसमें a को c से गुणा करते हैं। यहाँ पे a का मान 1 है और c का मान माइनस के 180 है। तो हम क्या करेंगे, a को 180 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा।
अब 180 के आपको गुणनखंड करने, टुकड़े करने इस प्रकार से, जिनको जोड़ने पर तो आपके आ जाए 8 माइनस के, और गुणा करने पर कितने आ जाए 180 आ जाए। तो इन सभी को गुणा करने पर तो 180 आएंगे, लेकिन जोड़ने पर हमारा जो 8 है वो केवल एक ही ऑप्शन में आएगा, जोड़ने या घटाने पे 10 और 18 में। तो इसमें हम इस 8 की जगह कितने लिखेंगे 10 और 18 लिख लेंगे, और इसका आंसर फिर आपके आ जाएगा। तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी बता देते हैं आपको। कौन सी विधि ये, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से भी इसको हम कर लेते हैं। गुणनखंड विधि में ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस के 8x है तो इसकी जगह हम लिखेंगे प्लस के 10x और माइनस के 18x और माइनस में 180 बराबर 0। अब हम इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 10, x प्लस 10 यहाँ पे कॉमन बच जाएगा। और यहाँ पे हम 18 कॉमन लेंगे तो माइनस के 18, तो यहाँ पे x प्लस 10 यहाँ पे कॉमन बचेगा बराबर 0। x प्लस 10 एक बार लिखेंगे हम इसमें, x प्लस 10 को एक बार लिखा और x माइनस 18 को अलग बार लिख लिया बराबर में 0। मूल ज्ञात करने तो एक बार x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा माइनस के 10। इसी प्रकार से हम x माइनस 18 के बराबर में 0 लिखेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा प्लस के 18। तो इसमें x के दो मान आ गए हमारे, x का मान माइनस के 18 है, माइनस के 10 और x का मान प्लस के 18। तो ये इसके मूल कहलाते हैं, माइनस के 10 प्लस के 18। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक दो बिंदु दे रखे 5 और 6, माइनस के 6, और ये दूसरा बिंदु दे रखा है -1, माइनस के 4। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि y अक्ष जो होता है वो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं। ये खड़ी जो लाइन होती है वो y अक्ष होती है, इसके निर्देशांक होते हैं x का मान 0 होता है और y का कुछ भी मान यहाँ पे होता है। और ये अगर x अक्ष होती तो x में x का तो कुछ मान होता है लेकिन y का मान 0 होता है। ये दोनों आपको याद कर लेना है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो सबसे पहले तो हम उसको अनुपात को मानेंगे कि वह जो अनुपात है वो k अनुपात 1 है। ठीक है, एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको जो कि मैं पहले आपको लिख के बता देता हूँ। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी सवाल पर आधारित कि हम मान लेंगे कि माना कि जो y अक्ष पे कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0, y, ये P बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, ये दो बिंदु कौन से A और B जो कि हमें दे रखे हैं, इन मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्योंकि हमको अनुपात ज्ञात करना इसलिए हमने इसको माना k अनुपात 1। फिर हमने यहाँ पे एक लाइन लिख ली कि ये A और ये B है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड ये y अक्ष पे P बिंदु है जिसके निर्देशांक 0, y हो गया, इसको k अनुपात 1 में ये अंतर विभाजित करता है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि x1 y1 कौन सा है, तो ये जो मान है वो तो हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये y1 है और ये वाला x1 है, ये इधर हो जाएगा हमारा x2 y2 और ये x और y है, और ये वाला जो मान है वो m1 का मान है, m1 का मान, और ये वाला m2 का मान है। इन सभी का मान हम जो विभाजन सूत्र है उसका उसमें लिखेंगे, ये हो जाएगा p x, y, ये x, y का मान यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि कितना है 0, y है, तो ये 0, y हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मान लिखने इसमें m1 का मान कितना है, तो m1 का मान हमारे पास में है k, m1 का मान कितना है, m1 का मान है k इंटू x2 कितना है -1 है, -1, और प्लस में m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 5 है, और बटे में आ जाएगा हमारा k प्लस 1। इसी प्रकार से m1 कितना है वापस k इंटू y2 कितना है, y2 है -4, और प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है -6, ये -6, और बटे में आएगा आपका k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। p 0, y बराबर में आ जाएगा हमारा ये k को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का k, और प्लस में 5 एकम 5 और बटे में k प्लस 1, इधर आएगा -4 के गुणा होके ये प्लस -6 एकम 6, और बटे में आ जाएगा हमारा k प्लस 1। तो आपको अब क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है,
तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x से निर्देशांक की तुलना करेंगे, क्योंकि y की तुलना करेंगे तो y पहले से ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, x निर्देशांक की तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम x निर्देशांक की तुलना, x निर्देशांक की तुलना करने पर, ठीक है, x निर्देशांक की तुलना कर रहे हैं तो इधर तो आ जाएगा x का मान 0 और उधर जो आएगा वो मान आएगा आपके माइनस k प्लस के 5 और बटे में k प्लस 1 आ जाएगा। ये बटे में 1 तो ये इससे गुणा होकर पूरा 0 हो जाएगा k प्लस 1, तो बचेगा क्या, 0 बराबर माइनस k प्लस 5। तो ये आएगा हमारा आंसर बराबर में माइनस का k प्लस के 5 बराबर में 0। जब k का मान ज्ञात करना तो इस माइनस के 5 को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का 5 इधर आए तो प्लस का 5, तो प्लस के माइनस का k इधर आए तो प्लस का k, तो k बराबर आ गया हमारा आंसर 5। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 5 अनुपात, हमने माना था इसको k अनुपात 1, तो इसका अनुपात आ जाएगा आपके 5 अनुपात 1, इसका सही आंसर होगा 5 अनुपात 1। फिर एक 8वां सवाल आपके अगला ये है कि एक सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई डोरी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे इसके शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर पर डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। आकृति दे रखी है, ये यहाँ पे डोरी बांध रखी है, ये यहाँ से ऐसे लगा के सी तक 20 मीटर की डोरी है ये, और ये भूमि के साथ में कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, और ये खंभा है, ए से बी तक ये खंभा है। तो आपको इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको इसमें एक तो थीटा का मान दे रखा है, थीटा कितना हो जाएगा आपका इसमें, थीटा का मान तो उन्नयन कोण तो दे रखा है आपको 30 डिग्री, और ये थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और ये 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसमें आपको कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है आपको 20, आपको लंब ज्ञात करना है। तो लाल कक्का लगा के देखेंगे हम इसमें कि लंब और कर्ण किस में आते हैं। लंब और कर्ण जो आते हैं वो आपके साइन थीटा में आते हैं, यानी कि इसमें जो सूत्र लगेगा वो साइन थीटा वाला लगेगा। तो हम इसमें मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा लगाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा बराबर, ये होता है लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना लिखेंगे, थीटा का मान लिखेंगे इसमें हम 30 डिग्री, और लंब का मान कितना है, लंब का मान हमको ज्ञात करना है AB, तो AB को AB वैसे ही लिख लेंगे। K का मान कितना है, K का मान कर्ण है, ठीक है, कर्ण कितना आपका 20 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। जब हम सारणी में देखेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है, और बराबर में हमारे पास में AB बटा ये 20 है। हमें AB का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ से हटा देंगे, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ये हो जाएगा अपना AB बराबर ये 20/2 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा आपका 10 मीटर इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। जब लंब और आधार ज्ञात करना हो तब हम 10 लगाते हैं, लंब और आधार में 10 लगाते हैं, और लंब और कर्ण में साइन लगाते हैं। आधार और कर्ण दे रखा हो तब हम इसमें कोस लगाते हैं। नेक्स्ट है ये फिर आपका इस वाले सवाल में, 12वें सवाल में आपको क्या करना है, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो छाया वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इस प्रकार से, जैसे मान लो आपने ये कोई जो चौकोर एक कागज है, इसमें से 4 वृत्त आपने काट लिए, तो जो बचा हुआ जो शेष कागज है उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो आपका पूरा आपका जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर देखो चारों वृत्त तो एक जैसे, किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको हम 4 से गुणा कर दें तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वर्गों के वृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, वर्ग की जो भुजा है वो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी कि आपको 14 का स्क्वायर करना है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपके पास में एक वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो वृत्त की त्रिज्या आपके पास में होनी चाहिए। ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये इसकी भुजा वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर।
लेकिन ये तो दो वृत्तों के बीच में से निकल रही है, इसका मतलब ये दोनों वृत्तों का व्यास है। इसका आधा व्यास कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एक बड़े वृत्त का जो व्यास है वो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अभी भी इसका व्यास है, एक वृत्त का व्यास, तो एक वृत्त का व्यास कितना हो गया, तो वृत्त का जो व्यास है वो कितना है आपके पास में, वो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। या तो इसको 3.5 लिख लो या 7/2 ही रहने दो, बाद में काटने में आसानी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल इंटू 4 करेंगे तो 4 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे। तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर, ये पाई आर स्क्वायर, और इसमें हम पाई का मान कितना लिखेंगे, पाई का मान लिखेंगे 22/7। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितने लिखेंगे 7/2, ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2 2 बार लिख लिया। अब इसको काट दो, एक 7 से 1 मिनट, ये इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, और 2 एकम 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, और 2 एकम 2 ये भी 2 कट जाएगा। अब हमारे पास में क्या बच रहा है, हमारे पास में संख्या जो बच रही है वो 22 इंटू 7 बच रहा है, जो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 22 को 7 से गुणा कर दिया, 154 वर्ग से में आ जाएगा। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 196 वर्ग सेमी, माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना है 154 वर्ग सेमी, ठीक है। तो 196 में से हम 154 को माइनस करेंगे, 196 में से 154 को माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 गए तो 2, और 9 में से ये 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। आंसर कितना आएगा इसका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये पहले हमने एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया, वर्ग का, ABCD वर्ग है ये, इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी, तो इसका हमने भुजा इंटू भुजा करके 196 आंसर निकाल लिया। फिर हमने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। ये 2 वृत्तों की व्यास के बराबर है 14, तो एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 7। एक वृत्त का व्यास अपने पास में 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। आपके पास में से 4 वृत्त एक जैसे। अब आपको चारों वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 इंटू ये पाई आर स्क्वायर कर दिया हमने, और उसका मान कितना है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों ही वृत्तों का क्षेत्रफल है 154। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 196 में 154 घटा लेंगे, 42 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा आपके 42 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। धातु के एक गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर, और गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाला एक तार बनाया जाता है। अब तार की लंबाई दे रखी है आपको 36 मीटर, तो आपको उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। कुल मिला के एक आकृति को इसमें हम दूसरी आकृति में बदल रहे हैं, यानी कि गोले की जो आपको व्यास दे रखा है, तो गोले को पिघाल कर आप बेलन बना रहे हैं, तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा। तो इसमें इसका लंबाई दे रखी है, यानी कि इसका एच का मान दे रखा है। ये एच कितना है, बेलन का ऊंचाई, तार की लंबाई है, बेलन की ऊंचाई बराबर ही, ये कितनी दे रखी है आपको 36 मीटर दे रखी है। आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ये इसमें आपको आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो ये मीटर, तो ये 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर इसका एच हो जाएगी, एच, और आर हमें इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो तार है वो बेलन के रूप में है, और धातु का गोला का व्यास दे रखा आपको 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या ये हो जाएगी आपके 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। और फिर आपके जो तार हैं बेलनाकार तार हो जाएगा, बेलनाकार तार, इसकी जो ऊंचाई दे रखी एच बराबर 36 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर, और इसकी आर हमको ज्ञात करनी है। तो जितना आयतन इस गोले का होगा उतना ही आयतन इस बेलन का होगा। हम क्या करेंगे,
गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर देंगे। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर देंगे। बेलन का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक गोले का आयतन होता है। इसी प्रकार से हम बेलन का आयतन भी निकाल लेंगे बराबर करके। ये हो जाता है आपका 4, ये बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम पाई का, आर का, एच का मान लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू, ये पाई से तो पाई कट जाएगा, दोनों तरफ पाई से पाई हमने काट दी। आर का मान लिखेंगे हम 3, आर का मान कितना इसमें 3 है, तो इसमें गोले के लिए 3 है और इसमें बेलन के लिए ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 का मतलब इसको 3 बार लिखेंगे। बराबर में आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर तुमको ज्ञात करना है, इंटू एच का मान कितना है हमारे पास में 3600 है। अब हम क्या करेंगे, ये 1 3 से ये 1 3 काट देंगे। फिर हमारे पास में जो संख्या बची हुई है इनको हम सरल करेंगे। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, ये इसके आर स्क्वायर गुणा में, ये 3600 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में 3 3 9 और 9 4 36। तो ये हो जाएगा अपना 36 और बटे में आ जाएगा अपना 3600। बराबर में क्या है, आर स्क्वायर। ये है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट करने के बाद में जो इसका आंसर आएगा वो अंडर रूट 36/3600 आ जाएगा और बराबर में आर आ जाएगा। तो ये आएगा अपना आंसर 6/60, 6/60 यानी कि 1/10 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर है। 1/10 का मतलब कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आ गया अपने पास में 0.1 सेंटीमीटर। 1/10 को हम, सेंटीमीटर को हम 1 mm भी लिख सकते हैं, 1 mm भी लिखा जा सकता है। 0.1 सेमी को 1 mm भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस सवाल का हल कर लेना है। दोनों को बराबर करके आयतन को, आर का मान ज्ञात कर लेना। अगला सवाल आपका है, ये वापस चांदी का एक गनाब है जिसकी विमाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। इसको पिघाल कर समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए जाते हैं। तो एक चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये इस गनाब का आयतन ज्ञात करेंगे। फिर आयतन जो होगा वो जो आयतन होगा वो 7 गोले के आयतन के बराबर होगा। उससे हम एक गोले का आयतन ज्ञात करेंगे और एक गोले के आयतन से उसकी आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसमें, गनाब की लंबाई कितनी दे रखी है, गनाब की लंबाई दे रखी है वो आपके सामने 8 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारे पास में 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, वो है 11 सेंटीमीटर। तो इसका गनाब का आयतन ज्ञात करेंगे पहले, गनाब का आयतन, गनाब का आयतन। तो गनाब का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 8 है, इंटू चौड़ाई कितनी है, 9 है, इंटू ऊंचाई कितनी है, 11 है। अब ये जो मान है वो आपके गनाब का आयतन है। अब आपको क्या करना है, ये जो गनाब का आयतन है ये पूरे गनाब का आयतन है, ये 7 गोले के आयतन के बराबर है। तो गनाब का आयतन, इनको पिघाल कर गोला बनाया जा रहा है 7 गोले। तो गनाब का आयतन बराबर, ये बराबर हो जाएगा 7 गोले का आयतन, 7 गोले का आयतन। आपको एक गोले का आयतन ज्ञात करना है तो इसमें 7 का भाग देना पड़ेगा। तो एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, ये इन तीनों को गुणा मत करना क्योंकि बाद में काटना पड़ेगा। 8 इंटू 9 इंटू 7 हो जाएगा, 7 नहीं 11। अब आपको इसमें एक गोले का आयतन ज्ञात करना तो 7 का इसमें भाग देना पड़ेगा क्योंकि 7 गोले का आयतन एक गनाब के आयतन के बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास में एक गोले का आयतन। अब हम क्या करेंगे, इसमें आर का मान ज्ञात करना है तो इस गोले के आयतन का सूत्र लगा देंगे। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब और बराबर में आपको ना वैसे वैसे आयतन आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 11 और बटे में हमारा संख्या वो 7 है। हम क्या करेंगे, इसमें मान लिखेंगे। तो मान लिखने के बाद में इसको हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4/3 इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर है 8 इंटू 9 और इंटू में 11।
ठीक है, और बटे में आ जाएगा हमारा 7। तो ये 7 से ये 7 तो कैंसिल हो जाएंगे बराबर से, और फिर हम बाकी को भी हटा देते हैं यहाँ से। आर क्यूब बराबर इन सभी को हम यहाँ से हटा रहे हैं, 22 को 4 को 3 को यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये 8 × 9 × 11 तो पहले से ही है, और ये बट्टे के 3 भी ऊपर चले जाएंगे, और इसके ऊपर वाले जो 3 ये 4 × जो हमारा 11 है 22 से वो नीचे आ जाएगा। अब हम इसको काट लेंगे, काटेंगे तो ये 4 के पार से एक बार कटेगा और ये कट जाएगा आपका 2 बार, 11 के पार से एक बार कटेगा और ये कटेगा आपका 2 बार, फिर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा है क्या, 3 और 9, तो ये आर क्यूब बराबर कितना बच रहा है, 9 × 3। तो आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट में आपको 9 को लिखेंगे 3 × 3 इंटू इस 3 को भी लिख लेंगे साथ में, तो ये बाहर निकलेगा 3, तो ये एक बार ही 3 हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो जो तार था उसका, चांदी का जो गोला था उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो क्या किया हमने इसमें, घनाभ का आयतन ज्ञात किया। वो घनाभ का जो आयतन था वो 7 गोले के आयतन के बराबर होगा, उससे हमने 7 गोले बनाए थे। एक गोले का आयतन ज्ञात, त्रिज्या ज्ञात करें तो एक गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे 7 का इस घनाभ के आयतन में भाग दे देंगे। तो 8 × 9 × 11 हमने इसको गुणा नहीं किया था, वैसे वैसे छोड़ दिया था, इसमें 7 का भाग दिया तो ये एक गोले के आयतन के बराबर आ गया। अब हमने एक गोले का आयतन का सूत्र लगाया, 4/3 पाई आर क्यूब का मान ज्ञात करना है, तो पाई का मान हमने 22/7 रखा, और बाकी सबको काट पीट के हमने आर का मान निकाला जो कितना आया, 3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। इस सवाल में क्या करना है, 15वें सवाल में एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है, इसमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें जो माध्य ज्ञात करें वो हम कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य विधि में हम क्या करेंगे, ये जो x ज्ञात करेंगे उसको हम छोटा करेंगे। तो पहले मैं सारणी को वापस बना लेता हूँ, फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस कल्पित माध्य से ज्ञात करने के लिए इस सारणी को खड़ी बना दिया, ये बार लिख दिया हमने वापस वर्ग वाला, और ये मध्यमान लिख लिया हमने। मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या किया, इन दोनों को जोड़ के 10, ये 40 और 48 इन दोनों 44 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 42 आ गया। ये 44 और 48 को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 46, 48 इनके बीच का मान लिखना है आपको। ये हमने मध्यमान में लिख दिया, ये एफ हमको दे ही रखा था, वैसे वैसे लिख लिया हमने। अब हमको एक नया कॉलम बनाना है, इससे डी का, अब देखो हम इसमें सीधा भी कर सकते हैं इसको, ये एक्स को एफ से गुणा करके, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा गुणा करने में। हम क्या करते हैं, इस डी को ही छोटा, ये इस एक्स को ही छोटा कर देते हैं। तो हम एक्स को छोटा करने के लिए एक मान मानेंगे, जो सबसे बड़ा एफ देखते हैं। सबसे बड़ा एफ कितना है, 9। 9 वाले के सामने वाले जो मान है वो हमारा ए का मान हो जाएगा 54, तो ए हमारा 54 हो गया। अब हम इसमें नया कॉलम बनाएंगे डी, जिसको हम क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारा x माइनस ए। एक्स में से ए को घटाएंगे, यानी कि हम 42 में से 54 को घटा के यहाँ लिखेंगे, 46 में से 54 को घटा के यहाँ लिखेंगे, और 50 में से 54 को घटा के यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 42 में से हम घटाएंगे 54 को, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका माइनस में 12, यहाँ पे आएगा आपका 46 घटाना इसमें, तो यहाँ आ जाएगा आपका इसमें 8 माइनस के 8, और ये 50 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 6, एक माइनस के 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 0, और यहाँ 58 में से ये प्लस के 4 आएंगे, और 62 वाला जो आएगा आपके वो आ जाएगा वापस 8। तो ये हमने आपके डी का मान निकाल लिया। अब इसमें हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एफ डी। वो कौन सा है, एफ डी का एक नया कॉलम बनेगा। यहाँ पे एफ को डी से गुणा करना है। अब देखो एफ को डी से गुणा के तो 12 पंजे 60, तो माइनस के 60 हो जाएंगे, और 8 संग 48 माइनस के 48 हो जाएंगे। ये 8 संग 48 तो माइनस के 48, और 4 पंजे 20 तो माइनस के 20, और 9 को 0 से गुणेंगे तो 0, और 4 तिया 12 हो जाएंगे, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसमें अगली स्टेप में हम एफ की जोड़ करेंगे। यहाँ पे एफ की जोड़ करेंगे सिग्मा एफ, और यहाँ पे सिग्मा एफ डी की भी जोड़ होगी। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी यानी कि माइनस माइनस वाले अलग जुड़ेंगे, और ये प्लस प्लस वाले अलग जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 8, माइनस में 8 आएगा, फिर 6 4 10 और 2 12, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 128, माइनस में 128 आएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 128, इसको वापस से लिख लेते हैं,
माइनस का 128। इसकी f की भी जोड़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 10 30 हो जाएगा ये। तो इसका मान आ गया हमारे पास में 30। अब हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि से इसमें सूत्र लगाएंगे। वो होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र होता है। मान लिखेंगे इसमें, तो a का मान कितना लिखेंगे 54 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस के 128 है, माइनस का 128 और बट्टे में क्या है 30 है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 3 के पारे से काट के सही कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारा 54 प्लस 30 का इसमें भाग दे दो, ये डायरेक्ट ही 30 का भाग दे दो डायरेक्ट इसमें, तो प्लस, तो इसमें हमने भाग दिया 128 में 30 का, तो 0.4 2 बार जाएगा इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, तो 54 में हम जोड़ेंगे माइनस का 4.2, तो ये हो जाएगा आपका 54 और प्लस माइनस माइनस 4.2, ये 4.2 है। अब हम क्या करेंगे, 54 में से 4.2 घटाएंगे, तो इधर साइड में घटा लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको साइड में घटा के, जैसे ये है 54.0, इसमें से घटाएंगे हम 4.2, माइनस करेंगे 8 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 13 में से 4 गए तो 9 और यहाँ पे आएगा आपका 4, तो 49.8 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 49.8, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 49.8, जो किलोग्राम है तो किलोग्राम इसका आंसर लिख लेंगे। फिर आपके नेक्स्ट सवाल है, एक पासे को फेंका जाता है और निम्न के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो ये 3 परिणाम हो जाएंगे। 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, तो फिर आपके 3 हो जाएगी, 4 और 5 आ जाएगी। तो ये इनके परिणाम ज्ञात हैं, तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी। तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल परिणाम तो होंगे 6, अनुकूल में कितने 3 है, इसमें भी 3 है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम है 3 बटा कुल परिणाम 6, इनका मतलब 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 और 6 के बीच में कोई संख्या के अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6, तो 3/6, इसका भी उत्तर 1/2 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही सवाल करेंगे। ये बाकी के जो 2 सवाल बड़े बड़े हैं, 2-3 सवाल आपके जो चौथे भाग के हैं, ग्राफ हैं, ये साइन कोस टेन है, इनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, 1 घंटे से देख रहे हैं आप वीडियो, तो अब हम इसको भी यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे बाकी सवालों को, माध्य और बहुलक ज्ञात करना अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और मैं आपको सभी आपकी जो ये डेस्क वर्क है, संजीव डेस्क वर्क, वो करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद,